तो हमने विटगेन्स्टाइन के बारे में चर्चा की थी। हमने बेसिकली व्हाट आर फैक्ट्स, फैक्ट्स को केस क्यों कहा गया है, स्टेट ऑफ अफेयर्स क्यों कहा गया है, ठीक है, ये सब चीजें हमने कंफर्म कर ली थी। और साथ में हमने पता कर लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस, अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, अ फैक्ट एंड एन इंसिडेंट। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विटगेन्स्टाइन क्लियर करते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा कि आप कहते हो कि ये हो नहीं सकता और विज्ञान कहता है ये अपवाद है। बायोलॉजी में जैसे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स में भी एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, इवन लोगों ने तो मैथमेटिक्स में भी एक्सेप्शंस निकाल रखे हैं, अपवाद। तो विटगेन्स्टाइन क्लियर कट कहते हैं कि फैक्ट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल है, जो सर्टेन है। अगर उसका कोई इधर उधर ऊंच नीच या कोई तीसरी घटना मिल जाती है तो वो फैक्ट नहीं है, वो घटना ही कहलाएगी। दैट इज जस्ट एन इंसिडेंट। जिस तरह से हम पिछली बार एक एसिड का एग्जांपल लिया था, अगर कोई एसिड से नहा लेता है तो दैट डजंट मीन कि वो ब्रेक हो गया। और इससे वो ये बात भी प्रूव कर देते हैं कि व्हेन वी से ऑल क्रोज आर ब्लैक, सभी कोए काले हैं, और इन केस एक कोआ सफेद मिल जाता है तो दैट इज जस्ट एन इंसिडेंट। यहां पर वो सिंथेटिक एनालिटिकल जो है वहां पे एक जो जगत में जो स्केप्टिसिज्म से हमें बचा सकता है, स्केप्टिसिज्म जो था उसका बेसिक जो आधार था वो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन बना था। जो संशयवाद था डेविड ह्यूम का, उसमें जो उसने जो इंडक्शन की प्रॉब्लम बताई थी डेविड ह्यूम ने, वो इंडक्शन की प्रॉब्लम स्केप्टिसिज्म का बहुत मजबूत पिलर है कि भाई आप संशयवाद को नकार नहीं पाओगे, क्योंकि आप कोई भी सर्टेन चीज इस मैटर्स ऑफ फैक्ट का जो वर्ल्ड है इसमें आप दिखाओ तो आप कहोगे ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, बट वी कैन नॉट क्लेम ऑल ह्यूमन आर मोर्टल अंटिल ऑल ह्यूमन डाई। जब तक सारे मनुष्य मरते नहीं है तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली आप कहो कि सभी कोए काले हैं, तो एक कोआ भी अगर ऐसा मिल जाता है जो काला नहीं है तो ये प्रिंसिपल कट जाएगा। तो ये तो बेस बना ना स्केप्टिसिज्म का। तो अपना जो था क्या नाम है, रसल और विटगेन्स्टाइन दोनों ने ही इससे बचाने का प्रयास किया कि दिस इज जस्ट एन इंसिडेंट, ये मात्र एक घटना, एक अपवाद है, ये फैक्ट पे कोई उंगली नहीं उठाता है। क्योंकि ये घटना जब घटती है तो रिजल्ट भी दूसरे आते हैं, वो रिजल्ट नहीं आते जो फैक्ट से आते हैं। पानी से नहाने से जो रिजल्ट आता है, तेजाब के नहाने से वो रिजल्ट नहीं आता। दैट इज जस्ट एन इंसिडेंट। अगर पैरासीटामोल कि टैबलेट लेने से सबका फीवर ठीक हो रहा है और किसी 2 4 10 लोगों का फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको फीवर के अतिरिक्त कोई अलग प्रॉब्लम मिलेगी। दैट इज जस्ट एन इंसिडेंट। और उसके पीछे के जो कारक हैं, जो कारण हैं, वो कुछ और हैं। सो यहां पे ये वो डिफरेंस क्लियर करते हैं। तो हम इससे आगे चलते हैं। तथ्य कोई तात्विक वस्तु नहीं है, तात्विक वस्तु न होकर तार्किक वस्तु ही है, लॉजिकल एंटिटी है सॉरी। द फैक्ट्स इन लॉजिकल स्पेस आर द वर्ल्ड। तार्किक देश में तथ्यों के पुंज को जगत कहते हैं। ये समझना। अब तथ्य को लेकर बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि यार ये सब तथ्य को मान लेते हैं। तथ्य ना विजिबल है, तथ्य ना परसीव होता है, तथ्य ना इंपेरिकल है, तथ्य है क्या भाई? हम कहेंगे कोई चीज है तो भैया तो वो मैटर है या नॉन मैटर है, या तो मेटेरियलिस्टिक है या नॉन मेटेरियलिस्टिक है। ये तथ्य तो किसी भी श्रेणी में नहीं आ रहे। या तो हम आइडियलिज्म पे जाएं या हम मेटेरियलिज्म पे जाएं, दो के अलावा तीसरी विचारधारा कौन? या हम दोनों को स्वीकार करें। ये तो उनमें से किसी को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जा किस पे रहे हैं? तो कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो ना तो मेटेरियल हैं, यानी या तो कोई तात्विक वस्तु वो नहीं है जिसे आप सब्सटेंस के रूप में देखते हो, तथ्य वो नहीं है। ना वो कोई नॉन मेटेरियल सब्सटेंस है, ना वो मेटेरियल सब्सटेंस है, ना वो ओंटोलॉजी है, ना वो मेटाफिजिक्स है। वो कुछ नहीं है, वो बस हैं। क्योंकि अगर ये लोग मेटाफिजिक्स का एलिमिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि ये मेटाफिजिक्स को, हालांकि विटगेन्स्टाइन डायरेक्टली मेटाफिजिक्स के एलिमिनेशन की बात नहीं करता है, ये बात थोपी गई विटगेन्स्टाइन पर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो फिलोसोफर थे उनके द्वारा।
कार्नेप द्वारा, स्लिक द्वारा, इनके द्वारा। सो जो मेटाफिजिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स है, वो अगर बात करते हैं तो एक तरह से हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि वास्तव में इस जगत का जो मेटाफिजिकल एंटिटी है, दोज आर द फैक्ट्स। बट फैक्ट्स क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से सब्सटेंशियल नहीं है। सब्सटेंस होते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं, जिनसे जगत बनता है। ये जगत नहीं बना रहे, ये बस हैं और इनके थ्रू जगत अपने आप बन रहा है। ये डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। फैक्ट्स आर डोमिनेटिंग फैक्टर्स। ये नियम हैं, ये अवेलेबल हैं, और इनको रिलेशंस कहने में और नियम कहने में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अगर आपको याद हो इमैनुअल कांट की कैटेगरीज, तो जब वो रिलेशन की कैटेगरीज की बात करते हैं तो रिलेशन की कैटेगरीज में जो उनकी 3 सब कैटेगरीज बताते हैं, उनमें से कॉजेशन थी और रेसिप्रोकल रिलेशन थी और एक और थी। तीनों रिलेशन वो कॉजेशन को रिलेशन में रख रहे थे। तो जब हम इन्हें फैक्ट को रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन को फैक्ट कर रहे हैं, नियम कह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही बात है, रिलेशन की कैटेगरी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक, तो ये रिलेशंस हैं और ये नियम है। तो नियम का तो कोई स्वरूप नहीं हो सकता ना, आप उसे तात्विक नहीं कह सकते। तो हम उन्हें इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रख सकते। दीज आर लॉजिकल। और मैंने बताया था जिस तरह से वस्तुओं को एक स्पेस की आवश्यकता होती है अपने आप के एग्जिस्टेंस के लिए, उसी तरह से इनको भी लॉजिकल स्पेस की आवश्यकता है। तो इनकी कैटेगरी पूरी तरह से लॉजिकल हो जाती है। अब लॉजिकल स्पेस क्या चीज होती है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना ही समझना है कि ये न तो मटेरियल वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक है, नॉन मटेरियलिस्टिक है, ना आइडियलिस्टिक है, कुछ नहीं है इस तरह का। ये अपना ही एक लॉजिकल है, और ये जब समझ में आता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इट इज लाइक जहां पे नागार्जुन कहते हैं कि शून्य डज नॉट मीन्स टू से नथिंगनेस। शून्य डज मीन टू से कि भाई वो एक ऐसी अवस्था है जहां पे ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात प्लस अज्ञात, तीनों चारों कैटेगरीज ही समाप्त हो जाती है। वो एक अलग ही कैटेगरी है ज्ञान की, जहां पे ये जो वर्ल्डली कैटेगरीज हैं वो काम नहीं आती। कोई चीज नॉलेज है, कोई चीज नॉन नॉलेज है, कोई चीज दोनों से हटके है। तो उस श्रेणी में वो शून्य को लेके चले जाते हैं, वो निहाइलिज्म में नहीं जाते हैं। सिमिलरली यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि फैक्ट कुछ ऐसा है जो लॉजिकल है, जो आपकी समझने वाली तात्विक दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि तात्विक होते ही प्रॉब्लम आ जाएगी। द फैक्ट्स इन लॉजिकल स्पेस आर द वर्ल्ड। ये हो गया हमारा। उदाहरणार्थ बिल्ली चटाई पर है, यह एक तथ्य है जो बिल्ली और चटाई के संबंध के एक विशेष विन्यास से उत्पन्न हुआ है। यह सत्य असत्य नहीं है। जब यह सत्य या असत्य कहा जाता है तो वह प्रतिज्ञप्ति हो जाती है। बिल्ली चटाई के ऊपर है, अब ये एक रिलेशन बन गया। ये पिछली बार भी समझाया हमने, उसमें रसल में भी। बिल्ली और चटाई के ऊपर बिल्ली का होना, तो बिल्ली चटाई पर है, ये विजिबल है और ये आराम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये लॉजिकल है। चटाई पर बिल्ली हो सकती है, और चटाई पर जब बिल्ली है तो एक रिलेशन बन रहा है बिल्ली का चटाई के साथ। चटाई नीचे है, बिल्ली ऊपर, एक संबंध बन रहा है, वो है ऊपर नीचे का संबंध। दो वस्तुएं हो गई यहाँ पे, दो विशेष हो गए अगर रसल की दृष्टि से समझें तो, और एक संबंध हो गया ऊपर नीचे का। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे का जो संबंध है, इस संबंध को समाप्त करते बिल्ली का चटाई पर होना समाप्त हो जाएगा। फिर कोई कितना भी जोर लगा ले, ये घटना वर्ल्ड में घट नहीं सकती अगर ये रिलेशन समाप्त कर दिया जाए, ऊपर और नीचे वाला, दो वस्तुओं के बीच। तो बिल्ली का चटाई पर होना रिलेशन एंड, और जब रिलेशन एंड तो बिल्ली चटाई पे कभी हो। ऊपर नीचे का रिलेशन के बाद चीजें ऊपर नीचे होंगी नहीं कभी। तो बेसिकली ये रिलेशन ही तो बना रहा है उस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को हम इस जगत में देख रहे हैं। अगर हम आज इसी वक्त बैठे बैठे अपने सामने 50 चीजें देखेंगे तो 50 में से 25 चीजें ऊपर नीचे के रिलेशन में बंधी हुई हैं। ये रिलेशन समाप्त तो अस्तित्व समाप्त। तो सब्सटेंस हो सकते हैं वस्तुएं जगत का, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। दोज आर जस्ट फैक्ट्स। तो वो कह रहा है कि लेकिन ये सत्य असत्य नहीं है कि बिल्ली चटाई पर है। ये रिलेशन ट्रूथ और फॉल्स की उस कैटेगरी में नहीं आता है। ये बस है, ये रिलेशन है, ये हमारे बिना भी है, क्योंकि ट्रूथ और फॉल्स किसी चीज को हमारी समझ बनाती है, हमारे विचार बनाते हैं उसे।
फिर हम जब आ जाते हैं, सपोज इतना ही सपोज करो कि हम नहीं हैं, जैसा मैंने पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, हम नहीं हैं तब भी वो रिलेशन है ऊपर और नीचे का। बिल्ली चटाई के ऊपर है, वो रिलेशन है, और जैसे ही हम नहीं हैं तो वो रिलेशन तब भी रहेगा। चटाई के ऊपर बिल्ली नहीं तो कोई और रहेगा, चटाई नहीं रहेगी तो कोई और चीज रहेगी, लेकिन ऊपर नीचे का रिलेशन तो तब रहेगा। उस वक्त वो ना वो सत्य होगा ना असत्य होगा। तो जितनी भी बातें हम स्पिरिचुअल सेंस में या फिलोसॉफिकल सेंस में या रिलीजियस सेंस में करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये नैतिक है, नैतिक है, सब समाप्त हो जाता है अगर हम समाप्त हो जाते हैं। हमारे अस्तित्व के मिटते ही ये सारे के सारे पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सत्य असत्य सब समाप्त। ये तभी तक है जब तक हम हैं। तो मैंने एक दिन आपको जगत और ब्रह्मांड के बीच का फर्क समझाया था। यही जगत है जो हमारे होने से होता है, यही संसार है। हम नहीं तो वो समाप्त, वो संसार, फिर ब्रह्मांड रहेगा। वो तब भी रहेंगे रिलेशन, हमारे होने से समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। हो सकता है सभी वस्तुएं समाप्त हो जाएं, रिलेशंस तब भी रहेंगे, क्योंकि जैसे वस्तु आएंगे रिलेशंस में ही आएंगी, वो हमेशा रहेंगे। सारे केमिकल रिलेशंस खत्म हो जाए, बिकॉज सारे के सारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब खत्म हो गए, कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो वर्ल्ड खत्म। बट जैसे एलिमेंट्स प्रकट होंगे वो रिलेशंस, उन्हीं रिलेशंस में एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे, वो रिलेशंस हमेशा रहेंगे। अब वो हैं, इसलिए कहते हैं कि वो हैं, वो सर्टेन है, वो यूनिवर्सल है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि सत्य असत्य प्रतिज्ञप्ति होती है। जब हम हैं तो प्रतिज्ञप्ति है ना भाई। प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स कौन किसके काम किए? हमारे काम किए, क्योंकि वो लैंग्वेज में एक्सप्रेस होते हैं, और वो जो लैंग्वेज में एक्सप्रेस होते हैं वो हमारे विचार होते हैं। तो प्रतिज्ञप्तियों के रूप में हम विचार करते हैं, वी थिंक इन द स्टेटमेंट्स, हम कथनों में सोचते हैं। तो वो सत्य असत्य तब होते हैं जब हम होते हैं। जब वो प्रोपोजिशन बनती है तब वो ट्रूथ और फॉल्स हो जाती है। फिर वो आगे कहते हैं जटिल तथ्यों को सरल तथ्यों में व्यक्त किया जा सकता है। इस विभाजन या विश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति जब तथ्य सरलतम हो, विटगेन्स्टाइन से एटॉमिक फैक्ट्स कहते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत बार समझा चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स मतलब एक से ज्यादा रिलेशंस का बनना, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं का एक साथ किसी किसी रिलेशंस में बंधना, वो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं। जैसे पिछली बार एग्जांपल दिया था, सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर एंड प्लेटो वाज हिज डिसिपल। सोक्रेटिस एक दार्शनिक था और प्लेटो उसका शिष्य था। कॉम्प्लेक्स फैक्ट हो गया, दोनों को अलग अलग तोड़ दो, क्योंकि बंधे किससे हैं ये? सोक्रेटिस डॉट फिलोसोफर एक हो गया, प्लेटो डॉट सोक्रेटिस एक हो गया, और बीच में फिर डॉट आ गए, तीन रिलेशन बन गए। इनको जब चेक करते हैं तो ट्रू आ जाता है, तो ट्रुथ हो जाती है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट जो होते हैं, ये अब इनको एटॉमिक में तोड़ा जा सकता है। और एटॉमिक कौन सा हो जाएगा? दोनों को अलग अलग कर दो, एटॉमिक हो जाएगा। सोक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर, बस ये एटॉमिक फैक्ट है। प्लेटो वाज हिज डिसिपल तभी ट्रू है जब वो पहले वाला ट्रू है। यहां पे इंप्लीकेशन का रिलेशन आ जाता है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का। इस तरह से स्टेटमेंट्स में ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट बन जाते हैं, और जब इनको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक फैक्ट आ जाते हैं। एटॉमिक फैक्ट को हम समझ के पूरे जगत के ट्रुथ को समझ लेते हैं। साइंस की पूरी मेथोडोलॉजी ही यही है, वो एटॉमिक कॉजेशन को पकड़ते हैं और फिर बहुत सारी एटॉमिक कॉजेशंस को मिला के वो एक ऐसा बना दे, एनालिटिकल कुछ ऐसा बना देते हैं जो ट्रुथ होता है, क्योंकि वो बना ही ट्रुथ से है सब जगह। दैट इज वाई कि जितना भी ये ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक है, सारा का सारा कंप्यूटर के जितने भी ये तुम्हारे ये कंडक्शन कंडक्टर वगैरह बने हुए हैं उसमें, वो सब इसी लॉजिक के बेस पे बने हुए हैं। उनमें यही लॉजिक काम कर रहा है, ट्रुथ ट्रुथ फॉल्स फॉल्स वाला सारा कंप्यूटर में सिस्टम इसी लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। आगे देखो, एनाटॉमिक फैक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमाणुक तथ्य वस्तुओं का एक समुच्चय है, कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय का मतलब सब एक दो का एक होना भी समुच्चय है। दो वस्तुएं एक हुई, ये एक समुच्चय हो गया मतलब, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन जो है जब इसमें एक रिलेशन आया तो एटॉमिक फैक्ट है। तथ्य से पृथक किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी समझाया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत बात कर चुके हैं हम इसको, मतलब अच्छे से पिछली क्लास में हमें क्लियर हो चुका है। इन प्रोपोजिशंस पे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और है
तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार भी। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था क्वेश्चंस रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं उन पे। तो आपको लगता है कि मुझे भी कोई 2-3 दिन में समझ में आ गया था? भूलना स्वाभाविक है, ये भी एक फैक्ट है, ह्यूमन मेमोरी की प्रॉब्लम है। पीएचडी करने के 1 साल बाद मुझे समझ में आया पूरा विटगेंस्टाइन, उससे पहले मैं भी रटता ही था। लेकिन मुझे कभी कोई समझाने वाला नहीं मिला था, आपको समझाने वाला मिल रहा है, इतना डिफरेंस है, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो मेहनत तो देखो, विटगेंस जो एनालिटिकल फिलोसफी है उसमें मेहनत तो थोड़ी बहुत लगेगी। और बहुत छोटी सी घटना से विटगेंस्टाइन समझ में आ गया था। एक बहुत छोटी सी घटना घटी थी, बस क्लास लेने के बाद अपने रूम में बैठा था, अगले बच्चों के आने का वेट कर रहा था। सडनली मेरी क्लास में अलमीरा रखी थी और उनमें किताबें रखी थी। मैंने कहा इन किताबों में ऐसा है क्या जो हमें इतना ज्ञान देते हैं? बस उसी वक्त दिमाग में आया किताबों में ज्ञान कहाँ है? किताबें तो पन्नों से बनी हुई हैं, कवर से बनी हुई हैं। ज्ञान तो शब्दों में है जो उसमें लिखे हैं, मगर शब्दों में ज्ञान कहाँ है? अगर वो शब्द किताबों में ना आए तो फिर सोचा शब्दों में ज्ञान वो किताबों में आए और शब्द किताबों से अलग कर दे तो उनमें भी ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान तो हमने डाला है उनमें, क्योंकि अगर उनमें ज्ञान होता तो हिंदी में हम शब्द लिख रहे हैं तो इंग्लिश में भी शब्द ही होता, वर्ड नहीं होता। इसका मतलब इस लिखावट में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान किस में है? फिर समझ में आया कि इन सब चीजों को, एक बुक की इन सभी चीजों को, कवर को, इसके कलर को, इसके पेजेस को, पेज नंबरिंग को, इन शब्दों को, इन शब्दों के जो अर्थ बने हैं वो क्या पन्नों से अलग, पेजेस से अलग मीनिंग रख रहे हैं। तब समझ में आया इन सब का मिलना अर्थपूर्ण होता है। ये मिलेंगे नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। तब जाके रिलेशंस पर ले पड़ा और उस वक्त समझ में आया विटगेंस्टाइन कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर जब पढ़ा ना, फिर मुश्किल से 2 दिन में सारा पल्ले पड़ गया। तो ये चीज तो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, तो थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा भैया, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यह पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये थोड़ा क्या है कि आप लोग नेट वगैरह की तैयारी, जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हो तो थोड़ा इस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे किसी को टेस्ट करने का मेथड इतना पुराना है, इतना पुराना है कि लगता है आदि मानव के जमाने का। आप मेमोरी टेस्ट किए जा रहे हो अभी भी। जिस चीज को लेकर आइंस्टाइन जैसा आदमी मना करके गया था, मेमोरी टेस्ट बंद करो भाई, स्किल टेस्ट करना शुरू करो। और इस देश में आज भी मेमोरी टेस्ट किया जा रहा है। अरे स्किल टेस्ट करना शुरू करो, पता नहीं कब शुरू करोगे आप लोग स्किल टेस्ट करना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर आप विश्व गुरु बनने चले हो, ऐसे बनोगे। शिक्षा में सुधार नहीं तो कहीं सुधार नहीं। तो द कन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स द एटॉमिक फैक्ट्स। वस्तुओं के विन्यास को ही परमाणुक तथ्य कहा जाता है। वस्तु स्थिर है परंतु विन्यास परिवर्तनशील रहते हैं। अब विन्यास समझना भाई, कन्फिगरेशन, हम वस्तुओं को किस तरह से कन्फिगर करते हैं, हम उनको किस तरह से परसीव करते हैं, उनको किस तरह से अपने बुद्धि के ढांचे में सेट करते हैं। दैट इज वाई कि एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग परसीव होती है, क्योंकि वो उसका कन्फिगरेशन अलग अलग देखता है। एक ही बिल्ली को हम चटाई पे देखते हैं, एक ही बिल्ली को टेबल पे देख सकते हैं, उसी बिल्ली को टेबल के नीचे भी देख सकते हैं। हम उस बिल्ली को और टेबल को कन्फिगर कैसे कर रहे हैं? टेबल पे जंपिंग भी देख सकते हैं, कन्फिगर कैसे कर रहे हैं? तो ये जो कन्फिगरेशन है ये कितने रिलेशन से बना है? 1 2 3। तो ये विन्यास जो है, ये कन्फिगरेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, लेकिन होगा रिलेशंस में ही। फॉर एग्जाम्पल, हाथी वाला एग्जाम्पल है अपना इंडियन फिलोसॉफी का, जैनिज्म वाला हाथी वाला एग्जाम्पल है। वो कन्फिगर कर रहे हैं, आंखें नहीं है उनकी, तो बिना अंधे जो है वो कन्फिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से कन्फिगर कर रहे हैं। सिमिलरली आपको घर के आगे, किसी बहुत बड़े घर के आगे खड़ा कर दिया जाए, 4 लोगों को दाएं बाएं खड़ा कर दिया जाए, 2 लोगों को पीछे खड़े कर दिया जाए, 2-3 लोगों को साइड में खड़ा कर दिया जाए, तो उस घर को आप अपने अपने दृष्टि से कन्फिगर करोगे और वो किसी न किसी रिलेशन में कन्फिगर करोगे। दैट डजंट मीन कि वो घर जो है वो नहीं है जो आप कन्फिगर कर रहे हो, वो भी है और वो भी है जो सब कन्फिगर कर रहे हैं।
तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदलता रहता है, विन्यास, वस्तु विन्यास चेंज होता रहता है। ठीक है, वस्तु स्थिर है परंतु विन्यास परिवर्तनशील रहता है, और उसी से ये जगत हमें समझ में आता है। विटगेन्स्टाइन ने प्रत्यक्ष के आधार पर परमाणुिक तथ्यों के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। इस विश्वास का आधार भाषा विश्लेषण है। सरलतम प्रतिगप्तियों की सार्थकता परमाणुिक तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती है। विटगेन्स्टाइन ट्रेडिशनल वे में परसेप्शन जैसे जो हमारा एक जो टूल है कि क्या 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 बोलना प्रमाण है, उन पे नहीं जा रहा है, वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इमीडिएट परसेप्शन हो नहीं सकती, और इमीडिएट परसेप्शन में वस्तु वो रहती नहीं है। जो प्रॉब्लम्स ट्रेडिशन फिलोसोफर्स को थी वो उसे अच्छी तरह पता थी। तो पूरा का पूरा बेस जो हुआ वो लॉजिक पर हुआ। वो एटॉमिक फैक्ट्स में इसलिए विश्वास कर रहा है कि जो बाकी के, अगर हम इसी तरह से हम एटम्स पे जाएं, अगर साइंस वाले एटम्स पे जाएं, रसल और विटगेन्स्टाइन की दोनों की दृष्टि देख समझना यहाँ पे, अगर हम साइंस वाले एटम्स पे जाएं तो ब्रेक करते जाओ उस एटम को, ब्रेक करते जाओ एटम को, और जब आप एटम को ब्रेक करते चले जाते हो तो लास्ट में आप इंफिनिटी की कंडीशन में आ जाते हो। एट प्रेजेंट जो उन्होंने तोड़ के बताया उसमें तो इंफिनिटी की कंडीशन में आ जाओगे आप, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लॉजिकल एटम्स को ब्रेक करके देखो, मैं लॉजिकल फैक्ट्स को ब्रेक करके देखो, लास्ट में एक ना एक फैक्ट बच ही जाता है, वरना उसके बिना वस्तु नहीं बचती है। ऊपर नीचे का रिलेशन बचेगा ही बचेगा, उससे पीछे आप रिडक्ट कर ही नहीं सकते, रिडक्शन हो ही नहीं सकता, घटा ही नहीं सकते रिलेशन को। जो ऊपर वाला रिलेशन और नीचे वाला रिलेशन एटॉमिक फैक्ट के रूप में आ जाता है। तो अगर लॉजिकल स्पेस में एटॉमिक फैक्ट्स हमें बिल्कुल लॉजिकल स्पेस में लॉजिक के थ्रू हमें पता लग रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, साइंस वाले एटम्स को डिनाई कर सकते। दैट इज द डिफरेंस। यहीं पर ये साइंस को चैलेंज कर देते हैं, फिजिक्स को, सॉरी साइंस को नहीं, कि भाई हमारे सामने तो लॉजिकल एटम्स एटॉमिक फैक्ट तो अवेलेबल हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और इसको हटाते वर्ल्ड कुछ भी नहीं रहता, शून्यवाद की स्थिति आ जाती। प्राथमिक प्रतिगप्ति से नामों का संबंध सूचित होता है, ना कि वर्णनों का। ध्यान रखना, जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी थी रसल की, उस डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को विटगेन्स्टाइन भी मना कर रहे हैं, उसको विटगेन्स्टाइन भी मना कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो डिस्क्रिप्शन है वो तो ऑटोमेटिक नामों से ऊपर की चीज हो गई, वो तो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन हो गया। हमने रसल में देखा था, डिस्क्रिप्शन को हमने तोड़ा था, लेकिन नाम जो होते हैं वो एटॉमिक प्रोपोजिशन होते हैं। अब नाम का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है दोनों में, रसल में और विटगेन्स्टाइन में, वो आगे हम बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझो कि जो एटॉमिक फैक्ट जो रिलेशन होता है वो नामों के बीच में होता है, वो डिस्क्रिप्शंस के बीच में नहीं होता, वो नामों के बीच में होगा। कि एटॉमिक रिलेशन जो है वो विटगेन्स्टाइन की नजर में भी और रसेल की नजर में भी नामों के बीच में होता है, कोई डिस्क्रिप्शंस के बीच में नहीं होता है। ये ध्यान रखना एग्जाम के पर्पज से। नेम्स, प्रॉपर नेम्स, वो भी प्रॉपर नेम्स में नेम्स याद रखो, आगे नेम्स के बारे में और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एनालिसिस आएगा। तो नेम्स के बीच जो रिलेशन होता है वो ही एटॉमिक कहलाता है, एटॉमिक फैक्ट कहलाता है। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उनके बीच का नहीं कहलाता। अब नेम का अर्थ जो है दोनों के लिए डिफरेंट, आगे बात करेंगे। किसी प्रतिज्ञप्ति की सार्थकता उसकी सत्यता या असत्यता से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, क्योंकि हम ऐसी प्रतिज्ञप्ति को भी समझ लेते हैं जिसकी सत्यता असत्यता का भी ज्ञान ना हो। प्रतिज्ञप्ति का यथार्थ और अयथार्थ होना और प्रतिज्ञप्ति का सत्य या असत्य होना, डिफरेंस है। किसी चीज का मीनिंगफुल होना और मीनिंगफुल न होना, और किसी चीज का ट्रुथ होना और फॉल्स होना, ये अलग अलग कंडीशन। किसी प्रतिज्ञप्ति का मीनिंगफुल होना और नॉन मीनिंगफुल होना ये डिफरेंट चीज है, ट्रुथ और फॉल्स होना डिफरेंट चीज है। ट्रुथ और फॉल्स उसे हमारी दृष्टि बनाती, मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर, ठीक है। तो ट्रुथ और फॉल्सिटी से परे होती हैं प्रोपोजिशंस। जैसे हमने बात की उसकी, पिछला ही एग्जाम्पल उठा लो, राजू आज तेजाब से नहाया। जब फैक्चुअली आप उसे चेक करते हो तो आप पाते हो कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ट्रूथ और फॉल्स हो सकती है प्रतिज्ञप्ति के रूप में। लेकिन जब प्रतिज्ञप्ति जो मीनिंग दे रही है वो ट्रूथ और फॉल्स नहीं होता। हमने 4 डिवीजन किए थे, सेंटेंस, प्रोपोजिशन और फिर हमने फैक्ट पे आए थे। तो फैक्ट पे आके कोई प्रोपोजिशन जो होती है वो ट्रूथ और फॉल्स के सेंस में आती है। प्रोपोजिशंस के सेंस में वो सिर्फ एक मीनिंग दे रही है, वो मीनिंगफुल है या
अनमीनिंगफुल, मतलब नॉन मीनिंगफुल है। ठीक है, आगे बात करते हैं 4.024। टू अंडरस्टैंड ए प्रोपोजिशन मीन्स टू नो हाउ, सॉरी, टू नो व्हाट इज द केस इफ इट इज ट्रू। किसी प्रतिज्ञप्ति को जानने का अर्थ है उस तथ्य को जानना जो उसे सत्यापित करता है। जब हम किसी प्रोपोजिशन की बात करते हैं तो उसके ट्रूथ और फॉल्स होने का अर्थ है कि हम पहले उस फैक्ट को जान लें। जब तक हमें फैक्ट नहीं पता वो प्रोपोजिशन हमारे लिए ट्रू है ना फॉल्स है। कोर्ट में दुनिया भर की बहस होती है, दुनिया भर की प्रोपोजिशंस कह दी जाती है, सामने वाला कहता है लेट मी चेक, लेट मी वेरीफाई। आप जब उसे चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, तो पता लगता है कि नो इट इज। अब जैसे कह दें कि बहुत अच्छी सी बात है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आइडियलिस्ट या ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स देते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है, गॉड इज वेरी काइंड। मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, जब भी तो हम समझ ले रहे हैं। पर ट्रूथ और फॉल्सिटी तो इसकी नहीं पता, किसी को चेक करनी पड़ेगी। और हम चेक ही करते आ रहे हैं सदियों से, आज तक तो चेक हुई नहीं है। लेकिन ये लोग चेक करके बताते हैं कि नहीं ये फॉल्स है। ये फॉल्स और ट्रूथ की श्रेणी से ही बाहर कर देते हैं फिर इसे, इसीलिए तो। लेकिन मीनिंगफुल जरूर है, क्योंकि ऊपर क्या कहा गया है, जो सत्य असत्यता की श्रेणी से भी बाहर हो हम उसे भी समझ लेते हैं। यही कारण है कि कोई प्रोपोजिशन अपने आप में ट्रू और फॉल्स नहीं होती। उसकी सार्थकता देखो, ऊपर की प्रोपोजिशन में फिर लेके आऊंगा मैं थोड़ा, किसी प्रोपोजिशन की सार्थकता उसकी सत्यता असत्यता से बिल्कुल स्वतंत्र है। गॉड इज वेरी काइंड, ये सार्थक है, सार्थक मत होना, इसमें अर्थ है, ये मीनिंगफुल है। लेकिन इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी से डिफरेंट है, ये उससे अलग है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। मीनिंग समझ में आ रहा है हमें अच्छी तरह से। लेकिन जब इसी ट्रूथ और फॉल्सिटी चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बंध्यापुत्र वाला एग्जाम्पल था हमारा, बंध्यापुत्र 6 फीट लंबा है, मीनिंग समझ में आ गया हमें, मीनिंग सार्थक है और इसका मीनिंग ट्रूथ और फॉल्सिटी से परे है। ट्रूथ और फॉल्सिटी पे जब ये आती है तब फैक्ट से इसका ट्रूथ और फॉल्सिटी चेक होती है। दैट इज वाई वो जितने भी मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको फैक्ट पे चेक करने की बात करते हैं जब आपके लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की वेरिफिकेशन थियरी आती है। फैक्ट पे चेक करो, मीनिंगफुल होने से क्या होता है, क्योंकि मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन फैक्ट पे जब चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो पता लगता है कि ट्रू है या फॉल्स। देखो, टू अंडरस्टैंड ए प्रोपोजिशन मीन्स टू नो व्हाट इज द केस इफ इट इज ट्रू। प्रोपोजिशन ब्लैंक है अगर उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, बेशक वो आपको मीनिंगफुल लगती हो। फिर वो तथ्य जब आप जानते हो जो उसे सत्यापित या असत्यापित करता है, उससे प्रोपोजिशन समझ में आती है। किसी नाम का अर्थ संसार में उसके अनुरूप वस्तु के होने पर है, जबकि प्रतिज्ञप्ति के अर्थवान होने के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। उस स्थिति में वे असत्य हो सकते हैं किंतु अर्थवान फिर भी है। ऊपर बताया, सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नाम मीन्स टू से, जब हम कोई नेम बोलते हैं, किसी भी चीज का नाम ले दिया, ये कहना है कि ईश्वर दयालु है, उसमें ईश्वर नाम है और इसके अनुरूप जगत में वस्तु होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये समझ में नहीं आने का, ये परे चले जाएगा समझ से। ठीक है, ये फैक्ट नहीं होगा। वस्तु के पीछे नाम होना ही फैक्ट, नाम के पीछे वस्तु का होना ही उसे फैक्चुअल रिलेशन में बांधेगा। वस्तु नहीं है तो फैक्चुअल रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तुओं के बीच ही फैक्चुअल रिलेशन बनता है। और प्रतिज्ञप्ति के अर्थवान होने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। नाम के पीछे वस्तु हो, प्रतिज्ञप्ति के पीछे वस्तु हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्रतिज्ञप्ति और फैक्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। फैक्ट मिला के प्रतिज्ञप्ति अवश्य जरूर बनती है, लेकिन प्रतिज्ञप्ति सत्य है या असत्य है, इसके सत्यापन के लिए, इसके वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट का होना आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा कि फैक्ट जो पॉजिटिव फैक्ट होता है उसी से नेगेटिव फैक्ट अपने आप निकलता है। अब आप नेगेटिव फैक्ट को मिला के कोई प्रतिज्ञप्ति बना दोगे तो डेफिनेटली वो चेक करने पे फॉल्स तो होनी चाहिए, और फॉल्स तो तभी होगा ना जब पॉजिटिव फैक्ट होगा वहां पे। दैट इज वाई वो जो नेगेटिव फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी प्रोपोजिशन के मीनिंगफुल और अनमीनिंगफुल होने में।
और उसके ट्रू और फॉल्स होने में नाम में निर्देश तथा प्रतिज्ञप्ति में तात्पर्य होता है। प्रतिज्ञप्ति मीनिंगफुल होती है, उसमें तात्पर्य होता है, लेकिन नाम में केवल निर्देश होता है, केवल डायरेक्शन होता है। कहने का बहुत सीधा सा अर्थ है, इसी वक्त कोई भी नाम लेके देखो, XYZ जो भी तुम्हें नाम सूझ रहा है वो नाम लेके देखो, ऑटोमेटिक आपकी फिंगर टिप हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी फिंगर टिप हो जाएगी, या आपकी आंखें टिप हो जाएंगी, या आपका हाथ टिप हो जाएंगे, एक साइड को इशारा करने लगेंगे। नाम पर निर्देश होते हैं, निर्देशात्मक होते हैं, वो किसी न किसी वस्तु विशेष की तरफ इंगित होते हैं जब भी आप वो नाम लेते हैं। प्रतिज्ञप्ति में निर्देश नहीं होता, तात्पर्य होता है, मीनिंग होता है। प्रतिज्ञप्ति को समझने के लिए आपको रीजनिंग करनी पड़ती है। नाम जब आप लेते हो तो तुरंत आपके फिंगर टिप हो जाते हैं किसी न किसी साइड पे, आपकी उंगली उठ जाएगी कि जो भी नाम आप लोगे उसी नाम की तरफ। तो नाम में निर्देश होता है, प्रतिज्ञप्ति में तात्पर्य होता है। ठीक है, प्रतिज्ञप्ति के अर्थवान होने के लिए ऊपर बात कही है, जो संसार में वस्तु का होना इसीलिए आवश्यक नहीं है, इसलिए नाम के लिए संसार में वस्तु का होना आवश्यक है, क्योंकि आप नाम कहते ही फिंगर कर देते हो, निर्देश कर देते हो किसके लिए कहा जा रहा है। बड़ा लॉजिकल रिलेशन है दोनों में। प्रतिज्ञप्ति के लिए आप फिंगर टिप नहीं करते हो, उसके लिए रीजनिंग करते हो। नाम के लिए फिंगर टिप करते हो, तो नाम इसका मतलब निर्देशात्मक है, और प्रतिज्ञप्ति में मीनिंग होता है, तात्पर्य होता है। फ्रेगे नाम, अच्छा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, फ्रेगे नाम तथा प्रतिज्ञप्ति दोनों में निर्देश एवं तात्पर्य दोनों मानते हैं, जबकि विटगेन्स्टाइन नाम में केवल निर्देश तथा प्रतिज्ञप्ति में तात्पर्य बताते हैं। अब इस चीज को समझना, वैसे तो आगे मुझे लगता है ये आएगा, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रखा है इस पीपीटी में। मतलब आप जब कोई प्रतिज्ञप्ति बोल रहे हो तो आप प्रतिज्ञप्ति में आप रीजनिंग कर रहे हो, और उसमें कुछ मीनिंग लिखा, कोई भी सेंटेंस बोल के देख लो, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल के देख लो, XYZ, सुकरात मरणशील है, सोक्रेटिस मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ये बोल के देखोगे तो भी उसमें कुछ मीनिंग, आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक उसमें कुछ मीनिंग जो है वो इनपुट कर रही है। लेकिन आप सोक्रेटिस कह के देखो, अगर अवेलेबल है सामने, तो नहीं भी अवेलेबल है तो भी कहीं ना कहीं फिंगर टिप पास्ट में ही कहीं होगी, लेकिन होगी जरूर। और वहां पर वो रसल की जो है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी भी आ जाती है, वो पास्ट के नाम को इस श्रेणी में नहीं रखता है, क्योंकि फिंगर टिप नहीं हो पाती है, लेकिन हो जाती है। आप जब कहते हो सोक्रेटिस, तो आपके अब यहीं पे रसल, अब इस चीज को मैं यहीं पर नहीं क्लियर करना चाहता, थोड़ा आगे क्लियर करना चाहता हूँ। यहीं पर रसल और विटगेन्स्टाइन के बीच डिफरेंस आ जाता है नेम्स को लेकर। फ्रेगे नाम तथा प्रतिज्ञप्ति दोनों में निर्देश और तात्पर्य दोनों मानते हैं। फ्रेगे के अनुसार नेम में जो होता है मीनिंग भी होता है, नेम्स में मीनिंग होता है और प्रोपोजिशंस में भी मीनिंग होता है, जबकि विटगेन्स्टाइन कहता है नेम्स में मीनिंग नहीं होता है, केवल प्रोपोजिशंस में मीनिंग होता है, इंटेंशनैलिटी होती है। इन सब के नेम्स की जो डेफिनेशन है वो सब आपके सामने प्रकट होगी, तब आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। Only propositions have sense only in the nexus of proposition does a name having meaning। नाम में अर्थ केवल किसी प्रतिज्ञप्ति के संदर्भ में पाया जाता है, ये कहने की अपेक्षा किसी प्रतिज्ञप्ति में अमुक अमुक तात्पर्य पाया जाता है। हमें केवल ये कह सकते हैं कि कोई प्रतिज्ञप्ति अमुक अमुक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, पर नाम में केवल अर्थ होता है और प्रतिज्ञप्ति में संदर्भ पाया जाता है। यानी कि जब आप प्रोपोजिशन कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं को रिफरेंस करते हो, किसी न किसी केस की तरफ, किसी न किसी स्टेट ऑफ अफेयर्स की तरफ आप इशारा करते हो। इशारा इन द सेंस आप उसको थिंक करते हो, उसकी रीजनिंग करते हो, किसी न किसी वस्तु से जोड़ते हो, लेकिन प्रोपोजिशन किसी एक वस्तु से नहीं, 2 या 3 वस्तुओं से जोड़ते हो। लेकिन सिंगल नाम कहने पे सिंगल वस्तु ही प्रकट होती है। कह रहा है ओनली प्रोपोजिशंस हैव सेंस। विटगेन्स्टाइन कहते हैं 3.3 में केवल प्रोपोजिशंस के में ही अर्थ होता है, समझ होती है। ओनली इन द नेक्सस ऑफ प्रोपोजिशन डज ए नेम हैव मीनिंग। अब ये सेंस और मीनिंग में डिफरेंस कर रहा है। यहां पर ये जो हिंदी वाला गड़बड़ है तात्पर्य वगैरह का, ये भी समझ लेना थोड़ा। सेंस और मीनिंग में भी डिफरेंस कर रहा है। किसी नाम में अर्थ जो होता है तब प्रकट होता है जब वो प्रोपोजिशन में स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, लेकिन नाम सिर्फ जब नाम होता है, नहीं नाम की बात नहीं, सिर्फ प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, नाम की बात नहीं कर रहा अभी। हाँ ध्यान रखना, ओनली प्रोपोजिशंस हैव सेंस ओनली इन द नेक्सस ऑफ प्रोपोजिशन डज ए नेम हैव मीनिंग। केवल प्रोपोजिशंस में ही सेंस होती है, दोनों एक ही चीजें पे सेंस और मीनिंग दोनों एक ही, केवल प्रोपोजिशन में ही सेंस होती है। और वो प्रोपोजिशंस में जो नाम आते हैं वो नाम मीनिंगफुल या सेंस तब देते हैं जब वो किसी प्रोपोजिशन में स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। बिना प्रोपोजिशंस के नेम्स में कोई मीनिंग नहीं होता। आगे देखो,
द सिंपलेस्ट प्रोपोजिशन, अब इसके दो अर्थ निकलेंगे, इस कंफ्यूजन पे हम डिस्कस करेंगे। द सिंपलेस्ट प्रोपोजिशन द एलिमेंट्री प्रोपोजिशन asserts द एग्जिस्टेंस ऑफ एनाटॉमिक फैक्ट्स। सरलतम प्रतिज्ञप्ति अर्थात प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति वस्तुओं के अस्तित्व का आग्रह करती है। एटॉमिक प्रोपोजिशन है, डेफिनेटली वो ये मांग करती है, डिमांड करती है कि वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो प्रोपोजिशन बन ही नहीं सकते अगर वस्तुएं नहीं होती तो। फैक्ट उन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा है कि वो वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं। जगत फैक्ट बना रहा है, लेकिन वस्तुएं होना आवश्यक है, उनके बिना फैक्ट भी कैसे बनाएगा। ठीक है, तो अस्तित्व का आग्रह करती हैं, वो मांग करती हैं कि वस्तुएं हैं। एटॉमिक प्रोपोजिशन, बार बार वही एक चीज आ रही है, एटॉमिक फैक्ट वाली, जो मौलिक जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन। हाँ, एटॉमिक फैक्ट और एलिमेंट्री प्रोपोजिशन ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एक एटॉमिक फैक्ट जो है वो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस बनाता है। ठीक है, और यहां भी ध्यान रखना, विटगेन्स्टाइन इसे एलिमेंट्री प्रोपोजिशन बोलता है और रसल इसे एटॉमिक प्रोपोजिशन बोलता है। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। विटगेन्स्टाइन इसे एलिमेंट्री प्रोपोजिशन बोलता है, वहां पर वो एटॉमिक प्रोपोजिशंस बोलता है। ये डिफरेंस है दोनों में। रसल एटॉमिक प्रोपोजिशंस बोल रहा है और विटगेन्स्टाइन एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस बोल रहा है। तो यहां पे मैं दोनों प्रोपोजिशन शब्द यूज कर रहा हूं। एटॉमिक प्रोपोजिशन रसल कहता है उनको, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन विटगेन्स्टाइन कह रहा है, लेकिन फैक्ट को दोनों एटॉमिक फैक्ट ही कहते हैं। क्लियर? तो वो एटॉमिक फैक्ट से ही निर्मित होती हैं। वो वही एक चीज रिपीट की जा रही है, वस्तुओं का समुच्चय होती है वगैरह वगैरह। इट इज ए कंकैटिनेशन ऑफ नेम्स, मूल प्रतिज्ञप्ति नामों से मिलकर बना है, यह नामों का एक संयोजन है। जो कंजक्शन की हम बात करते हैं, तो जो बेसिक प्रोपोजिशंस है वो नेम्स से बनती है और वो उनका कंजक्शन है। अब कंजक्शन से मतलब एक ही रिलेशन बन रहा है, संयोजन का मतलब आप यहाँ पे उस कंजक्शन में मत चले जाना, सीधा सीधा उसका कहने का मतलब है कोई भी एक रिलेशन बन रहा है, या तो आपका डिसजंक्शन का बन रहा है या कंजंक्शन का बन रहा है। तो जो रिलेशन बन रहा है कॉन्कैटिनेशन से, उसी की बात यहाँ पे ये कर रहा है। द एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कंसिस्ट ऑफ नेम, बार बार वही चीज आ रही है कि नेम से मिलकर ही आपकी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस बनती हैं। द नेम कैन नॉट बी एनालाइज्ड फर्दर बाय एनी डेफिनेशन, इट इज ए प्रिमिटिव साइन। नाम का किसी परिभाषा द्वारा आगे विश्लेषण नहीं किया जा सकता, यह एक मूल प्रतीक है। रसल ने 4 प्रकार के नामों का वर्णन किया है। हाँ, यहां से आएगी वो बात, इसको देखना। रसल ने 4 प्रकार के नामों का वर्णन किया है। तार्किक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, लॉजिकली प्रॉपर नेम्स, साधारण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम्स, वर्णनात्मक पद समूह, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस एवं संक्षिप्त वर्णन, एब्रीविएटेड डिस्क्रिप्शंस। इनमें से अंतिम 2 संक्षिप्त वर्णन है, अतः उनके नाम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लास्ट 2, पहले नाम ही डिस्क्रिप्टिव आ गया और दूसरा भी डिस्क्रिप्शन आ गया, तो लास्ट वाले जो दोनों नाम हैं, एब्रीविएटेड डिस्क्रिप्शंस और आपका डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, ये दोनों तो पहले ही डिस्क्रिप्शन है, तो ये तो नाम हो ही नहीं सकते। बाद में बचे कौन कौन से? 2 चीजें बची, एक तो लॉजिकल प्रॉपर नेम्स और एक ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम्स। 2 तरह के प्रॉपर नेम्स हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है ये क्लियर करेगा इस चीज। 2 तरह के प्रॉपर नेम्स हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, राजू, सुकरात आदि निर्देशात्मक नहीं, वर्णनात्मक भी होते हैं, अतः विशुद्ध नाम नहीं है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रसल, फ्रेगे एंड विटगेन्स्टाइन। लॉजिकली प्रॉपर नेम कौन कौन से हैं? अब इसको समझना, आपने ग्रामर में 2 चीजें पढ़ी होगी, एक नाउन एक प्रोनाउन। बहुत सिंपल वे में बताऊं तो, नाउन जब आप कहते हो, आप कोई भी नाम लेके देख लो, जो फ्रेगे है और जो रसल है, आई एम नॉट कंफर्म यट कि इस डिस्टिंक्शन को रसल ने करके भी, रसल ने जो लॉजिकल जो ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम है उनको भी उन्होंने, रसल ने जो है वो क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक मान लिया, जबकि विटगेन्स्टाइन उन्हें निर्देशात्मक नहीं मानते, उन्हें डिस्क्रिप्टिव मानते हैं। यानी कि जो 4 तरह के नाम आपने रसल के ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, लॉजिकली प्रॉपर नेम, ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस और एब्रीविएटेड डिस्क्रिप्शंस, इनमें से जो लास्ट के 2 हैं इनको तो सभी डिस्क्रिप्शन मानते हैं तीनों फिलोसोफर से। लेकिन जो पहले जो है लॉजिकली प्रॉपर नेम और ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम, तो रसल ने लॉजिकल प्रॉपर नेम और ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम दोनों को डायरेक्टिव मान लिया, निर्देशात्मक मान लिया। विटगेन्स्टाइन यहां डिफरेंस करते हैं, और शायद फ्रेगे ने भी उन दोनों को रसल के साथ ही एग्री होते हुए डायरेक्टिव मान लिया, निर्देशात्मक मान लिया। दैट इज वाई फ्रेगे और यहाँ पे जो विटगेन्स्टाइन है उनके बीच में एक क्लैश आया हुआ था, जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी नाम, और सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, कोई भी नाम लेके देखो आप, किसी वस्तु का, किसी पशु का, किसी पक्षी का, किसी मनुष्य का, किसी खाने पीने, किसी भी चीज का नाम लेके देखो, और उसके बारे में डेफिनेटली आपकी बुद्धि में एक डिस्क्रिप्शन आएगा ही आएगा।
आप कह दो पानी, डेफिनेटली हो सकता है पानी कहते वक्त आप एक फिंगर टिप करोगे पानी की तरफ, लेकिन पानी के पीछे जो मीनिंग है वो ऑब्वियसली आपकी बुद्धि सोच चुकी होती है। कोई भी एक नाम ले दो आप जिसके पीछे कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है, कोई भी एक नाम ले दो, वो नाम लेते ही उसकी एक डेफिनेशन, उसका एक रिलेशन, प्रेमचंद टिप करोगे, वो तो निर्देशात्मक मान रहा है ना भाई प्रेमचंद को रसल तो, लेकिन प्रेमचंद कहते ही आपके प्रेमचंद के कंसेप्ट के पीछे, नाम के पीछे पूरी की पूरी अवधारणा है, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे नॉवेल्स उसके पीछे छिपे हुए हैं। तो विटगेन्स्टाइन कहता है कि जो ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम होते हैं वो नेम्स नहीं कहे जा सकते, दे आर डिस्क्रिप्शंस। तो फिर कौन से नेम हैं जो निर्देशात्मक हैं, जो डायरेक्टिव हैं, जो डिस्क्रिप्शन नहीं है? तो जो कहते हैं कि जो लॉजिकली प्रॉपर नेम होते हैं, और लॉजिकली प्रॉपर नेम कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, दिस, जिन्हें आप ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कहते हो। तो कहते हैं कि जब यह वह इत्यादि जो चीजें होती हैं, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ निर्देशात्मक होते हैं, इनमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जब आप कहते हो यह लाल है, तो आप जिस वस्तु की ओर इशारा कर रहे हो उसका नाम नहीं ले रहे हो। पिलो इज रेड, तो पिलो में एक मीनिंग है, पूरा डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन। वो सिर्फ डायरेक्टिव नहीं है, निर्देशात्मक नहीं है, उसमें एक पूरा मीनिंग है। बट व्हेन यू से इट इज रेड, तो इट में कोई मीनिंग नहीं है, उसमें कोई थिंकिंग नहीं, इट में सिर्फ और सिर्फ निर्देश है। इसलिए विटगेन्स्टाइन केवल और केवल लॉजिकली प्रॉपर नेम को, जो प्रोनाउंस होते हैं ग्रामर की दृष्टि से, उनको ही वो निर्देशात्मक मानते हैं, डायरेक्टिव मानते हैं, बाकी सबको वो डिस्क्रिप्टिव मानते हैं। वहां पे फ्रेगे जो हैं वो नेम को जो है नेम में जो मीनिंग मान रहे थे, तो इसलिए वो डिफरेंस था। वहां पे विटगेन्स्टाइन ने कहा था कि नेम में केवल निर्देश होता है, क्योंकि विटगेन्स्टाइन का नेम का अर्थ ही अलग है, उनका नेम कहने का मीनिंग ही अलग है, और उनका नेम कहने का मीनिंग शायद दोनों पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अपने लॉजिकल प्रॉपर नेम और ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम है, इन दोनों को इंक्लूड करने ला है, और विटगेन्स्टाइन का केवल पहले वाले को इंक्लूड कर लेना। ये डिफरेंस के कारण में आपस में थोड़ा सा विरोधाभास है। ओके, लेट मी टेल यू सिंपली ऐसा है कि ग्रामर में आपने प्रोनाउन, यू नो प्रोनाउंस, all the pronouns are names according to Wittgenstein. Okay, now come to the proper noun. ठीक है, हाँ, या name of anything. Okay, all the proper nouns are descriptive according to Wittgenstein but directive according to Russell and Frege. हाँ, ये भी डायरेक्टिव होते हैं। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि नहीं, ये डायरेक्टिव नहीं होते हैं, ये डिफरेंस है। ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम को ही ग्रामर की भाषा में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और लॉजिकल प्रॉपर नाउन नेम्स को जो ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कह सकते हो आप। सिंपल, नहीं, अब गड़बड़ नहीं होगा। फिर से कोई आपको अभी भी आगे पढ़ते हुए कोई दिक्कत आए तो बहुत सिंपल फंडा बताया मैंने आपको। संज्ञा सर्वनाम सबने हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन पढ़े होंगे, और प्रोनाउन मुश्किल से कितने होते हैं? प्रोनाउन शायद गिने चुने शायद 7 या 8 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में 1 आता है, थर्ड पर्सन में शायद 3 आते हैं या 4 आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं राजू, सुकरात आदि निर्देशात्मक ही नहीं वर्णनात्मक भी होते हैं, अतः वे विशुद्ध नाम नहीं होते हैं। जो प्रॉपर नेम्स हैं, वही जो ऊपर बात की हमने, वो डिस्क्रिप्टिव हैं, इसलिए वो दे आर नॉट प्योर नेम्स, इसलिए वो जो कहते हैं वो लॉजिकल प्रॉपर नेम नहीं कहे जा सकते। तार्किक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे यह वह इत्यादि वास्तविक नाम है, क्योंकि ये केवल निर्देश करते हैं। पहली चीज तो है प्रोपोजिशन,
कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, उसमें 2 या 3 जो है एटॉमिक प्रोपोजिशंस आ गए, तो उसमें बहुत सारे नाम आ गए, पर नाम के साथ साथ उनमें और भी बहुत सी चीजें आ गई हैं। रिलेशंस आ गए हैं, स्पेशली तो रिलेशंस आ गए हैं, या एडजेक्टिव्स आ गए हैं, या एडवर्ब्स आ गए हैं, कुछ भी आ गए हैं, बहुत सी चीजें आ गई हैं उस प्रोपोजिशन में। ठीक है, तो नाम जो आ गया है, हम उनसे हमें जगत को समझने के लिए हमें उन प्रोपोजिशन से रिलेशंस को थोड़ा अलग करके नाम को अलग करना है। उनमें से जो नाउन्स हैं वो निकाल लो अलग। जब हम उनमें से नाउन्स अलग निकाल लेते हैं तो उनकी 2 कैटेगरी बन जाती हैं, एक तो लॉजिकल प्रॉपर नाउन और एक ऑर्डिनरी प्रॉपर नाउन। अब ऑर्डिनरी प्रॉपर नाउन है वो भी फिंगर टिप करेगा किसी न किसी चीज की तरफ, जगत की किसी न किसी वस्तु की तरफ भी टिप करेगा, और जो लॉजिकल प्रॉपर नाउन है वो भी टिप करेगा। आप दिस कहोगे, दैट कहोगे, दोज कहोगे, दीज कहोगे, तो भी आप फिंगर टिप ही करोगे ना किसी न किसी तरफ। और इधर आप इनकी बात करते हो, क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर नाम की बात करते हो, किसी चीज की, व्यक्ति की, आदमी की, पशु पक्षी की, तो भी आप किसी न किसी की तरफ फिंगर टिप करोगे। तो नाम से ही वास्तव में जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है, जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है वो बनेंगी। तो नाम डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वायर करते हैं, वो मांग करते हैं, वो डिमांड करते हैं, वो आग्रह करते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इन दिस वर्ल्ड देयर मस्ट बी समथिंग। मैं अगर कोई नाम हूं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कांट की टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो उसकी ये प्री रिक्विजिट है कि भाई मैं अगर नाम हूं तो मैं बना बाद में हूं, पहले मेरे अकॉर्डिंग जगत में कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है इन दिस वर्ल्ड। तो नाम के लिए कोई जगत में वस्तु होना आवश्यक है, वरना नाम निर्देशात्मक हो ही नहीं सकते। और ये लॉजिकली प्रूव है कि नाम निर्देशात्मक होते हैं, वो किसी न किसी वस्तु की तरफ निर्देश करते हैं। अब अगर नाम निर्देशात्मक है तो सार्थक भाषा जो है वो तभी भाषा बन जाएगी जो कोई भी सार्थक भाषा ऐसे अपरिभाषा नाम हो जिसको डिफाइन नहीं, नाम को डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें मीनिंग ही नहीं होता। जो एटॉमिक नेम होते हैं, जो एलिमेंट्री लॉजिकल प्रॉपर नेम होते हैं, उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें मीनिंग नहीं होता। जो मीनिंग होते हैं वो ऑर्डिनरी प्रॉपर नेम होते हैं। तो जो हमारी भाषा है वो पूरी की पूरी नेम्स पे डिपेंड करती है, पूरी नेम्स पे डिपेंड कर रही है। तो भाषा में हम जो भी कुछ कहेंगे हम उन नामों का जिक्र करेंगे जो नाम जगत में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में वो नाम, तो ही वो प्रोपोजिशन जो है वो मीनिंगफुल बनेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो एम्पिरिसिज्म को तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो एक लॉजिकल वे में कह रहे हैं। यहां पर वो जितने भी मेटाफिजिकल इस बात को कहकर विटगेनस्टाइन इनडायरेक्टली जितने भी मेटाफिजिकल कथन है, जो मेटाफिजिकल नेम्स हैं, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि पहली बात तो निर्देशात्मक नहीं है। समझना, जब मैं कह रहा हूं कि गॉड इज काइंड, तो मैं जब गॉड कह के इशारा कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं किसी न किसी तरफ फिंगर टिप कर सकता हूं। हो सकता है मैं किसी मूर्ति की तरफ फिंगर टिप कर दूं, हो सकता है मैं आसमान की तरफ फिंगर टिप कर दूं, हो सकता है मैं किसी और चीज की तरफ फिंगर टिप कर दूं। मैंने उसमें भी मीनिंग जोड़ रखा है, मैंने उसमें भी किसी वस्तु का मीनिंग जोड़ रखा है। लेकिन विटगेनस्टाइन तो डायरेक्टली कह देते हैं कि भाई ये तो डिस्क्रिप्टिव है, तो ये तो एटॉमिक है ही नहीं। एटॉमिक तो दिस दैट होता है। तो आप कहोगे कि दिस इज काइंड, वहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि दिस में कोई मीनिंग नहीं। तो वहां तक लेके जाना चाह रहे हैं वो। तो वहां पर जो आपके मेटाफिजिकल नेम्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो गॉड है, सोल है, वो यहां से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जगत में उनके अकॉर्डिंग कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। और भाषा हमारी केवल और केवल तभी सार्थक है, तभी बनी है जब वो किन्हीं किन नामों का जिक्र करती है एटॉमिक सेंस में, और नाम के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वस्तु होती है। ये एक पूरा का पूरा एक चेन बन रही है। तो कह रहे हैं कि कोई भी सार्थक भाषा ऐसा है परिभाषा नामों अथवा पदों पर आधारित होनी चाहिए, अनडिफाइनेबल, जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सके, उन पे कोई भाषा डिपेंड होनी चाहिए जो अप्रोक्ष रूप में बाह्य विषयों की ओर निर्देश करते हो। यही भाषा का बाह्य तत्व के साथ साक्षात संबंध स्थापित होता है। कि हमें सबसे पहले तो प्रतिज्ञप्ति में जो शब्द यूज हो रहे हैं उनको नाउन की तरफ देखना है। नाउन की तरफ देखने के बाद हमें उन्हें डिस्टिंक्शन करना है, विच वन इज डिस्क्रिप्टिव, विच वन इज ए लॉजिकल प्रॉपर नेम। और जो लॉजिकल प्रॉपर नेम है वो किसी भी वस्तु की तरफ इशारा अगर करते हैं तो उनमें मीनिंग नहीं होता है, उनका डेफिनेशंस नहीं होती हैं। और डेफिनेशन नहीं होती हैं तो उस तरह के शब्दों को उठाकर जो भाषा बनेगी, जो इनडायरेक्टली किसी न किसी विषय की ओर निर्देश करेगी, बाह्य वस्तु की ओर निर्देश करेगी, वही भाषा का वो ढांचा होगा जो लॉजिकल भाषा होगी।
आपको पता हो ना, विटगेनस्टाइन, रसल या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, विशेषकर कार्नेप, बड़ा जबरदस्त मेहनत की थी उस बंदे ने। एक ऐसी भाषा बनाना चाह रहे थे फिलोसफी के लिए जिस भाषा में ये जो दोष थे सारे के सारे ये निकाले जा सके, इस तरह की भाषा डेवलप हो जाए जैसी भाषा लॉजिक की होती है। तो वहीं पर लेके जा रहे हैं विटगेनस्टाइन इस समय हमें। 3.203 देखो, ए नेम मीन्स एन ऑब्जेक्ट, नाम का अर्थ वस्तु है। 2.02 ऑब्जेक्ट्स आर सिंपल वस्तु। नेम का मतलब होता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना, कोई ना कोई विषय होना। कोई नाम नहीं दिया जा रहा है यहां पर, बस कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना। और ऑब्जेक्ट्स आर सिंपल, और वो सिंपल होते हैं। सिंपल का मतलब वो एटॉमिक होते हैं हमारी भाषा की सार्थकता के हिसाब से। अब रियलिटी में तो साइंस की तरफ जाओगे तो आपको अगर सोक्रेटिस और मॉर्टल कहेंगे तो सोक्रेटिस को भी तोड़ेगा, एटम्स में ले जाएगा फिर आगे। लेकिन हमारे लिए सोक्रेटिस एटॉमिक है और मॉर्टलिटी एटॉमिक है, और हम दोनों का रिलेशन जोड़ रहे हैं। मॉर्टलिटी एक विशेषता है सोक्रेटिस की, ठीक है, जो गुण है। अब यहाँ पे गुण में भी थोड़ा डिफरेंस है रसेल से विटगेनस्टाइन का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये कहने का मतलब सीधा सीधा इनका ये है, संसार में विषयों का अस्तित्वान होना अनिवार्य, अन्यथा प्रतिज्ञप्तियां निरर्थक हो जाएंगी, क्योंकि उनमें ऐसे पदों का उपयोग होता है जो किसी विषय को संकेत करता है। बड़ी सीधी सी बात कह दी भाई। इतना डीप रिलेशन है, इतना डीप कनेक्शन है प्रोपोजिशंस का वस्तुओं के साथ, फैक्ट के साथ, और फिर फैक्ट का तो वस्तुओं के बीच के साथ है, लेकिन वस्तुओं का नामों के साथ और फिर उन नामों का प्रोपोजिशंस के साथ इतना डीप रिलेशन है कि अगर उन नामों के अकॉर्डिंग जगत में कोई वस्तु नहीं हुई तो प्रोपोजिशंस पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगी, उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बंदे पुत्र 6 फीट लंबा है। अब बंदे, आप तुरंत कह देगा प्रोपोजिशन गलत है, बंदे पुत्र का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नाम तो है भाई, मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब यहीं पर कोई आपसे कहे ईश्वर दयालु नहीं है, आप कैसे कह सकते हो ईश्वर दयालु नहीं है? वो कहेगा ईश्वर जैसे कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? दोनों एक ही कैटेगरी के आ गए ना। बंदे पुत्र भी वही निर्देश कर रहा है, ईश्वर भी वही निर्देश कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जगत में कोई वस्तु नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जगत में कोई वस्तु नहीं है। तो एक फॉल्स और एक ट्रू कैसे हो गए? एक फॉल्स एक ट्रू कैसे हो गया? नेचर दोनों का एक है। लॉजिक की दृष्टि से जब समझोगे तो आपको पता लगेगा रियल में है स्काई फ्लावर्स आर वेरी फ्रेग्रेंट। तो स्काई फ्लावर्स, आपको स्काई फ्लावर्स है ही नहीं। तो जब आप कह रहे हो गॉड इज काइंड, तो जिस तरह का स्काई फ्लावर है उसी तरह का गॉड है। मीनिंग तो देखो, और जब आप मीनिंग देखते हो तो ये जो लोग कहना चाह रहे हैं मैं उस दृष्टि से समझा रहा हूं। आई एम नॉट इंटेंडिंग टू ब्रेक योर एनी काइंड ऑफ फेथ, ओके। सो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके जो टर्म्स हैं, जो मेटाफिजिकल टर्म्स हैं, वो भी उसी तरह की टर्म्स हैं जिस तरह का स्काई फ्लावर टर्म है, जिस तरह का टर्म यूनिकॉर्न है। एक ट्रू, एक को आप, एक में आप मीनिंग दोनों में है, सार्थक दोनों है, दोनों का अर्थ है। लेकिन ट्रू फॉल्स का जब क्वेश्चन आता है तो एक को आप ट्रू की श्रेणी में रख लेते हो, एक को फॉल्स की श्रेणी में रख लेते हो। वाई? अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, इनकी फिलोसफी के अनुसार तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ही नहीं है इन दोनों में। ये दोनों ही मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस हैं, और मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस होने के नाते ये जो दोनों प्रोपोजिशंस हैं, दीज आर सूडो प्रोपोजिशंस, सूडो नेम्स। ये सूडो प्रोपोजिशंस हैं। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं सूडो नहीं, मैं तो उन्हें फॉल्स की श्रेणी में ही लेके जाऊंगा, बिकॉज दोनों एक ही नेचर की हैं। हाँ, वो मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूं। मेरा थिंकिंग बड़ा सीधा सा है, फैक्चुअल। व्हाट इज फैक्ट इज रियल। मेरी दृष्टि में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नकार रहा हूं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनकी फैक्चुअल होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं तो रियल हो जाएंगे, समझे ना। तो फैक्चुअल होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं उनकी, ऐसी बात नहीं है नहीं बनती हैं, बट उन पे फिर हम कभी नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, फिलहाल एकेडमिक।
सो किसी प्रतिज्ञप्ति को जानने का अर्थ इस तथ्य को जानना है जो उसे सत्यापित करना हो, जैसे महात्मा गांधी शेर पाला करते थे। बड़ी सीधी सी बात है। मीनिंग तो किसी प्रोपोजिशंस का, अभी हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे, आगे ये लाइन आ गई, महात्मा गांधी शेर पाला करते थे। इसका अर्थ आपको आराम से समझ में आ जाएगा, महात्मा गांधी का शेर पालने से कोई संबंध ही नहीं, बकरी पाला करते थे बेचारे, हैं, उनका शेर पालने से कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन मीनिंग तो आपको समझ में आ गया ना। सार्थक होना किसी प्रोपोजिशन का ट्रू होना नहीं होता है। तो मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन सार्थक हो सकती हैं, वो आपकी साइकोलॉजिकल अपील हो सकती हैं, बट दोज आर ट्रू, दैट इज नॉट नेसेसरी एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मीनिंगफुल एंड द ट्रूथफुल। प्रोपोजिशंस में मीनिंग जो आता है ना, इसीलिए आप एक ही नेम को अलग अलग तरह से किसी प्रोपोजिशन में यूज करोगे तो उसका मीनिंग अलग अलग। यहां पे महात्मा गांधी शेर पाला करते थे, शेर की जगह बकरी रख दो, प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी, अर्थ तब भी है, अर्थ अब भी है। इसलिए प्रोपोजिशंस के जो मीनिंग है उसमें जो घटक दल यानी कि जो जो चीजें उसमें यूज हो रही हैं, जो उसके ग्रेडियंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक महात्मा गांधी है, शेर है, बकरी है, ये जब रखते हैं तो उनके रिलेशंस पे मीनिंग डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसलिए प्रतिज्ञप्ति जो होती है उन नामों के अर्थ से स्वतंत्र होती है। ये प्रॉब्लम आपको याद हो तो इंडियन फिलोसफी में न्याय और मीमांसा के बीच में एक डिबेट है, अभिहितान्वयवाद और अन्वयभितानवाद, ऐसा कुछ करके है ना। हाँ, तो वही ये सिग्नल है इनका कि मीनिंग जो है नाम को जोड़ने के बाद प्रकट होता है, नाम में जो मीनिंग होता है वही आगे एक्सटेंड होता है, नया मीनिंग प्रकट होता है, या नाम का मीनिंग ही अपना वही रूप, ट्रेडिशनल मीनिंग ही रूप ले लेता है। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पे ये कि जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स यूज हो रही हैं, वो जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आगे जो एक्सटेंड होती है तो नया मीनिंग लेती है, और जो टर्म्स में मीनिंग होता है वो उनको एक्सप्लोर करता है। विटगेनस्टाइन कह रहे हैं कि नहीं, जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, जो नेम्स जो हैं, उनका जो मीनिंग होता है, प्रोपोजिशन का मीनिंग वो नहीं होता है। प्रोपोजिशंस का मीनिंग उनसे फ्री होता है, उनसे भिन्न होता है। प्रोपोजिशंस नया मीनिंग लेके आ सकती हैं। और यहीं पे आपको याद हो रसल का हमने पढ़ा था कॉनोटेशन और डिनोटेशन, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लो महात्मा गांधी का दौर चल रहा है और यही सेम स्टेटमेंट अगर हम कह रहे हैं महात्मा गांधी शेर पाला करते थे, तो अगर जब हम इसे डिनोटेशन में देख रहे हैं तो हम इसका सीधा सीधा अर्थ समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे महात्मा गांधी मान लो आज की पॉलिटिक्स में होते और वो पॉलिटिक्स कर रहे होते और वो अब कई बार बोल चुके हैं कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो शेर हैं, तो जब हम ये मीनिंग कहें, जब वहां पर हम ये स्टेटमेंट कहें कि महात्मा गांधी शेर पाला करते थे, तो इसका मीनिंग जो है कॉनोटेशन हो जाता है, कॉनोटेटिव हो जाएगा, तब वो समझ में आ जाएगा और सार्थक भी हो जाएगा। तो विटगेनस्टाइन कह रहे हैं कि प्रोपोजिशन में जो मीनिंग निकलता है वो उन वर्ड्स के मीनिंग से नहीं निकलता है, वो उनसे अलग होता है। नाउ द पिक्चर थ्योरी, और मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको शायद क्लास के स्टार्ट में ही समझ में आ गया था, बिगिनिंग में ही। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति परिस्थिति का चित्र होती है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रतिज्ञप्ति को देखते ही हम उस अर्थ को समझने में तत्काल सफल हो जाते हैं। प्रतिज्ञप्ति अपने तात्पर्य को अभिव्यक्त करती है। केवल प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति ही तथ्यों का चित्रण करती है, अन्य प्रतिज्ञप्तियां जहां तक प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों का सत्यता फलन है केवल परोक्ष रूप में ही तथ्यों का चित्रण करती हैं। जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनमें जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस होती हैं वो ही पिक्चर क्रिएट करती, वही लॉजिकल पिक्चर बनाती है। उसके ऊपर बेस होके जो प्रोपोजिशंस जब कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो जब कंपाउंड होती हैं, तो उनका जो पिक्चर बनती है वो जो एटॉमिक एलिमेंट्री पिक्चर है उन्हीं पर डिपेंड कर रही होती है, उनकी जो पिक्चर होती है। Socrates was a philosopher, he was poisoned, and Plato, who was his disciple, was very sad by this incident. ये जो इतना लंबा मैंने आपको एक जो स्टेटमेंट बोली है, इस स्टेटमेंट में बहुत सारी प्रोपोजिशंस एक साथ आ गई हैं, 6-7 प्रोपोजिशंस आ गई। सोक्रेटिस का फिलोसोफर होना, उसे पॉइजन किया जाना, और सुकरात का, प्लेटो का उसका डिसिप्लिन होना, और प्लेटो को फिर उसके बाद उसको इस घटना से उसका बहुत उदास हो जाना, ठीक है।
फिर इसमें बहुत सारी प्रोपोजिशन आएंगे, बहुत सारे रिलेशन आएंगे। इफ सोक्रेटिस वाज पॉइजन, प्लेटो वाज वेरी सैड, Socrates was poisoned, Socrates was a philosopher and he was poisoned, Socrates was a philosopher and Plato was his disciple, Socrates was poisoned and Plato was very sad about by this incident। ऐसा करके बहुत सारी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस आ जाती हैं। तो इसका जो पूरा मीनिंग है ये एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के मीनिंग से मिलकर बनता है। मेन जो मीनिंग है, मुख्य जो मीनिंग है वो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में ही है। ना लॉजिकल पिक्चर प्रतिकृति तथ्यों का तार्किक चित्र होती है, ना कि भौतिक। ये ध्यान रखना। लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भाई जो प्रोपोजिशन जो पिक्चर बनती है वो लॉजिकल वो पिक्चर जो बनती है वो वैसी पिक्चर होती है। आप भी जब पिक्चर थ्योरी समझते आए होगे, ज्यादातर लोग वो समझते आएंगे कि हाँ विटगेन्स्टाइन सही कह रहा है, जैसे मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूं मेरे दिमाग में पिक्चर बन जाती। जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई थी कि सोक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर, ही वाज पॉइजन्ड, प्लेटो वाज हिज डिसिपल एंड ही वाज वेरी सैड बाय दिस इंसिडेंट। सो आपके दिमाग में सोक्रेटिस की पिक्चर आ गई, प्लेटो की पिक्चर आ गई, जहर दिए जाने वाले इंसिडेंट जो गूगल पे घूमते रहते हैं उसकी पिक्चर आ गई। नो, विटगेन्स्टाइन इस पिक्चर की बात नहीं कर रहे। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, he is talking about a logical picture। ठीक है, अब समझाता हूं लॉजिकल पिक्चर कैसे। चलो वही सेम 4 स्टेटमेंट मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है। Socrates was a mathematician and he was awarded by the Nobel Prize. Plato was his disciple and he was very sad because Socrates was poisoned। वो पिक्चर्स तो अभी भी बनी जो पहले बन रही थी। सोक्रेटिस की पिक्चर भी बनी, सोक्रेटिस को पिक्चर दिए, अवार्ड दिए जाने, वो क्या बोलते हैं, वो पॉइजन किए जाने की पिक्चर भी बनी, अवार्ड दिए जाने की पिक्चर भी बनी। लेकिन आपने कहा नहीं ये गलत है, ये फॉल्स है, इसमें कुछ प्रोपोजिशंस फॉल्स हैं, कुछ प्रोपोजिशंस ट्रू हैं। तो जब आप कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, सोक्रेटिस को वो क्या बोलते हैं अवार्ड नहीं दिया गया था, पॉइजन किया गया था। तो जब अवार्ड नहीं दिया गया था, जब मैंने कहा सोक्रेटिस वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, तो ये पिक्चर भी बनी है आपके ब्रेन में। लेकिन लॉजिकली आप जानते हो, फैक्चुअली आप जानते हो दैट इंसिडेंट वाज नेवर हैपेंड। तो लॉजिकल पिक्चर ये है लॉजिकल पिक्चर, वो वाली पिक्चर नहीं। क्योंकि पिक्चर तो वो भी बन गई कि उसे अवार्ड दिया गया था, बना लिया आपने अपने दिमाग में कि उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर ये वाली पिक्चर की विटगेन्स्टाइन बात कर रहे होते तो डेफिनेटली प्रोपोजिशन ट्रू हो जाती। वो लॉजिकल पिक्चर की बात कर रहे हो, लॉजिकल पिक्चर के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस ना तो मैथमेटिशियन था, ना उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये लॉजिकल पिक्चर फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इलॉजिकल हो गई पिक्चर। पिक्चर तो बन गई लेकिन लॉजिकल कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। इस थियरी को वो पिक्चर थियरी कह रहे हैं, लॉजिकल पिक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? डोंट थिंक द ऑर्डिनरी पिक्चर। ए प्रोपोजिशन जो है बी का एक लॉजिकल पिक्चर भी हो सकती है और वो ये शर्तें भी पूरी कर दे, मान लो। अब वो बता रहा है कि क्या कंडीशंस हैं जिससे लॉजिकल पिक्चर बनेगी। ए के घटक तत्वों और बी के घटक तत्वों के बीच संगति होनी चाहिए, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। बी इंसिडेंट है, ए उसकी लॉजिकल पिक्चर है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये मानो कि सोक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर और सोक्रेटिस वाज ए मैथमेटिशियन। ये 2 प्रोपोजिशन है आपके सामने, ठीक है। तो एक ही ले लो, सोक्रेटिस वाज ए मैथमेटिशियन, ठीक है। दोनों प्रोपोजिशन को एक साथ लेके चलूंगा और इसकी जो रियल जगत में जो एक्सपीरियंस है उसमें सोक्रेटिस और फिलोसोफर 2 चीजें हैं। मैथमेटिशियन का फिलोसोफर के साथ 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, पहली शर्त ही टूट गई। लॉजिकल पिक्चर कब बनती है? जब 1-to-1 कनेक्शन होता है, ठीक है, या प्रोपोजिशंस के बीच 1-to-1 कनेक्शन होता है। तो 1-to-1 कनेक्शन नहीं बना। सोक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर एंड ही वाज पॉइजन्ड।
ठीक, तो सोक्रेटिस फिलोसोफर है एंड ही वाज पॉइजन्ड, दो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन की दृष्टि से समझ लो या फैक्चुअल दृष्टि से समझ लो, दोनों से एक ही चीज आएगी। सोक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर, ही वाज पॉइजन्ड, व्हेन ही वाज ए फिलोसोफर ही वाज पॉइजन्ड, तब 1 to 1 कनेक्शन बन रहा है। सोक्रेटिस वाज ए मैथमेटिशियन एंड ही वाज पॉइजन्ड, यहां पे 1 to 1 कनेक्शन नहीं आ रहा। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहली प्रोपोजिशंस के और दूसरी प्रोपोजिशंस के, इनके बीच 1 to 1 कनेक्शन नहीं बन रहा। दूसरा ये कह रहा है ए और बी की संरचना, और इसी तरह से अगर हम कहें कि सोक्रेटिस वाज अ मैथमेटिशियन एंड ही वाज पॉइजन, तो मैथमेटिशियन नाम का जो फैक्चुअलिटी वर्ल्ड में जो फैक्चुअल रिलेशन है मैथमेटिशियन का सोक्रेटिस के साथ, हम जिस सोक्रेटिस की बात करें उसके साथ ये मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बन रहा। कुछ ऐसे प्रेक्षण के नियम होने चाहिए जिसके द्वारा ए एवं बी के घटक तत्वों के बीच परस्पर संबंध स्थापित किया जा सके, अर्थात ए दिया हो तो बी की पुनर्रचना कर ली जाए तथा बी दिया हो तो ए की पुनर्रचना की ली जाए। स्वरलिपि इसका अच्छा उदाहरण है, ये पॉइंट पकड़ो। म्यूजिकल स्कोर, म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि आप जो सैकड़ों जो वायलिन प्लेयर होते हैं वो बैठ के वो खड़े होकर वायलिन बजा रहे होते हैं, और वो बहुत सारे लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, और बिल्कुल एक जैसे वायलिन बजाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उनके सामने एक पेज लगा होता है और उस पेज पे म्यूजिकल नोट्स लिखे होते हैं, छपे हुए होते हैं। उन पे वो जितनी वायलिन में वायर होती हैं, प्रत्येक लाइन में उतनी वायर होती हैं, और हर एक कितने टाइम के बाद किस वायलिन के किस तार पे किस तरह का प्रेशर देना है और किस तरह का प्रेशर हटाना है, वो बाकायदा पिक्चर्ड होता है उसमें। इसलिए उस पेज से, उस म्यूजिकल नोट से वायलिन बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा, एग्जैक्टली वही निकलेगा, चाहे वो उस दिन 100 साल पहले बजाओ चाहे 100 साल के बाद बजाओ। और उसी म्यूजिकल नोट्स को, उसी अगर कोई वायलिन बजा रहा है उसी तरह की, तो उसी म्यूजिकल नोट्स को उस वायलिन से फिर से बनाया जा सकता है, वही म्यूजिकल स्कोर फिर से कंसीव किया जा सकता है, फिर से पिक्चर किया जा सकता है, उतारा जा सकता है पेज के ऊपर। यानी 1 to 1 रिलेशन है, यानी जब चाहो उस म्यूजिकल स्कोर से वैसी की वैसी वायलिन बजाई जा सकती है, और जब चाहो वैसी की वैसी वायलिन से वो म्यूजिकल स्कोर बनाया जा सकता है। दोनों के अंदर जो है तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो ये जो रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन भाषा और जगत के बीच बनना चाहिए, भाषा और तथ्यों के बीच बनना चाहिए, तभी मीनिंग निकल के आएगा। जिस तरह से एक कागज पर लिखी गई स्वर लिपि यानी म्यूजिकल स्कोर होता है, और एक वायलिन बजाने वाला वायलिन प्लेयर होता है, वो उन दोनों के बीच का 1 to 1 रिलेशन जानता है। इसलिए वो वैसे की वैसी वायलिन जब मर्जी बजवा लो, उसको पेज को सामने रख दो, वो प्ले कर देगा, और जब मर्जी उससे प्ले करवा के वो पेज फिर से बनवा लो। तो क्या जगत में इस तरह के फैक्ट अवेलेबल हैं, और इस तरह के फैक्चुअल रिलेशंस को हम प्रोपोजिशंस में कह सकते हैं। और अगर इस तरह के फैक्चुअल रिलेशन को हम प्रोपोजिशंस में कह दें, तो लाइफ में जब मर्जी उस प्रोपोजिशन से उस तरह का फैक्चुअल रिलेशन फिर से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में आप ये प्रॉब्लम बहुत देखोगे। हिस्ट्री में जो स्टेटमेंट्स, जो प्रोपोजिशंस आपको किताबों में लिखी मिलती हैं, उनमें इतना कंट्राडिक्शन होता है कि वो लॉजिकल पिक्चर बन ही नहीं पाती। जिस तरह से अकबर महाराणा प्रताप का मामला कई सालों से चल रहा है और अभी भी चला ही आ रहा है, क्योंकि लॉजिकल पिक्चर नहीं बन रही। इसलिए क्या घटना घटी थी किसी को कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली जो फैक्ट है उसी का लॉजिकल पिक्चर बनना है। नहीं बना तभी तो फॉल्स हो गई। लॉजिकल पिक्चर नहीं हुई ना, पिक्चर हुई खाली। वो लॉजिकल पिक्चर फैक्चुअल को कह रहा है, वो लॉजिकल पिक्चर फैक्चुअल को कह रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकल पिक्चर को लॉजिकल पिक्चर कह रहा है। अगर ऐसा होता तो राजू आज तेजाब से नहा आया, उसके लिए तो वो भी सही हो जाता कि नहीं? हाँ, बट वो फैक्चुअल नहीं है ना। लॉजिकल पिक्चर बनेगी ही तब ना, अदरवाइज तो आप तुरंत खुद ही समझ जाते हो। जब मैंने कहा सोक्रेटिस वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज, आप तुरंत समझ गए। क्यों समझ गए कि ये फॉल्स है? क्योंकि आपके दिमाग में उसकी लॉजिकल पिक्चर ही नहीं। पिक्चर जरूर बनी, लॉजिकल पिक्चर नहीं बनी। कोई नाम लिए गए हैं,
उन नाम के अकॉर्डिंग जगत में रियल एग्जिस्टेंस है वस्तुओं का, तो ये तो वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं, क्लियर है। लेकिन उनके बीच के रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का जो पिक्चर है वो तो हमारी प्रोपोजिशंस बना रही है ना। सोक्रेटिस का पॉइजन होने के साथ जो रिलेशन है वो पॉइजन का जगत में होना, मतलब एक पॉइजन नाम के जो द्रव्य है उसका जगत में मतलब जो 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 भी लिक्विड है वगैरह वगैरह जो भी थिंग है पॉइजन, वो जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना और सोक्रेटिस का वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना, ये तो दो चीजें हो गई। ये एग्जिस्ट कर रही हैं और नोबेल प्राइज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फैक्ट वो वस्तु की दृष्टि तो ये ट्रू है, लेकिन इनका रिलेशन तो हमारी प्रोपोजिशन बता रही है ना। क्योंकि इसका अगर मैं आपसे कहूं सोक्रेटिस, पॉइजन, नोबेल प्राइज, प्लेटो और सैडनेस या जो भी हो, ग्लूमी हो गया, जो वटेवर जो भी है, तो 5-6 मैंने आपको शब्द बता दिए, तो आप इसका अपने हिसाब से जो रिलेशन जोड़ेंगे वो तो एकदम अलग जोड़ेंगे, लेकिन इन शब्दों से प्रोपोजिशन तो नहीं बन गई ना। और जब तक प्रोपोजिशन नहीं बनेगी मीनिंग एक्सप्लोर नहीं होगा। और जब मैंने प्रोपोजिशन बनाई तो वो जो संरचना बनेगी, उन मतलब स्ट्रक्चर बनेगा उन सारे के सारे नाम्स का, जो नेम्स हैं जितने भी, वो तो प्रोपोजिशनल साइन होंगे ना। तो जो हम मतलब बना रहे हैं, जो पिक्चर हम हमारी प्रोपोजिशंस जो पिक्चर एक्सप्लोर कर रही है, उस पिक्चर में वही नेम्स यूज हुए हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना नेम के कोई वस्तु के बिना नेम हो नहीं सकता। तो वस्तुएं तो एग्जिस्ट कर रही हैं, और वस्तुओं का एग्जिस्ट अगर ट्रुथ होने से अगर मीनिंग ट्रुथ हो जाता तो फिर ये ट्रुथ हो जाता कि सोक्रेटिस जो है उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन सोक्रेटिस को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, ये चीज तो हमारी प्रोपोजिशन में जब मीनिंग निकलता है वो एक्सप्लोर कर रही है ना, कि फैक्चुअल रिलेशन नहीं बना भाई। तो फैक्ट तो वस्तुओं से अलग चीज हो गई, पहली चीज। तो जो कंप्लीट पिक्चर है किसी घटना की, कंप्लीट पिक्चर है, वो कोई प्रोपोजिशन बना के देती है। एटमिक फैक्ट कंप्लीट पिक्चर बना के नहीं देते, एटमिक पिक्चर बना के देते हैं। एलिमेंट्री प्रोपोजिशन जो होती है वो एलिमेंट्री फैक्ट कहती है। जो कंप्लीट पिक्चर बनता है किसी इंसिडेंट का, वो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो बना के देती है। कि पॉइजन का होना और आपके नोबेल प्राइज का होना ये हैं, लेकिन इनमें कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है। सोक्रेटिस का होना, पॉइजन का होना, नोबेल प्राइज का होना, इनमें कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है। इन्हें स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? इनको स्ट्रक्चर तो हमारी प्रोपोजिशंस दे रही हैं, इसलिए पिक्चर तो प्रोपोजिशंस की ही बनेगी, और प्रोपोजिशन की जो पिक्चर बनेगी वो लॉजिकल पिक्चर बनेगी। प्रक्षेपण नियम, रूल ऑफ प्रोजेक्शन। अब किसी चित्र के अवयवों और वस्तुओं के बीच सहसंबंध होना ही चित्रात्मक संबंध है। कि जो लैंग्वेज है वो एक रूल ऑफ प्रोजेक्शन करती है। व्हाट इज प्रोजेक्ट? एक सिंपल वे में कहूं तो एक प्रोजेक्टर यूज करते हैं, बड़े उसी से समझा देता हूं। प्रोजेक्टर यूज करते हैं, उसमें हम कोई एक डिवाइस है, तो जो एक पिक्चरल पीपीटी आपने बनाई है वो उसको प्रोजेक्ट कर देती है सामने, या किसी मूवी सीन को प्रोजेक्ट कर देती है सामने जो उसमें पहले से है। सिमिलरली भाषा जो होती है, प्रोपोजिशंस जो होती हैं, उसमें वो मीनिंग होता है, और जो मतलब हमारे जो विचार होते हैं उनमें वो मीनिंग होते हैं। जब हम उसे प्रोपोजिशन में कहते हैं तो हम उन विचारों को, उस मीनिंग को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। दैट इज द प्रोजेक्शन। इसको बड़ा सिंपल वे में समझो, क्योंकि सिनेमा में जो प्रोजेक्ट किया जाता है, जो उस रील के अंदर जो घूम रही है, उस रील के अंदर जो पिक्चर होती है, सेम वही पिक्चर सामने हमें उस पे पर्दे पर दिखाई देती है। ठीक है, वही हमें प्रोजेक्ट होती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली जब हम प्रोपोजिशन कह रहे हैं तो प्रोपोजिशन में वही पिक्चर सामने प्रकट होनी चाहिए जो उस प्रोपोजिशन में है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। बिल्कुल म्यूजिकल स्कोर बनना चाहिए। हम जो प्रोपोजिशन बोल रहे हैं, इज इट क्लियर? समझ रहे हो बात को? हम जो पिक्चर बोल रहे हैं वो पिक्चर की तरह से छपने चाहिए। एटमिक प्रोपोजिशन है, सोक्रेटिस वाज पॉइजन्ड, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर की तरह से छप रही है। जिस तरह से मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं इसके मीनिंग को, उसी तरह की पिक्चर आपकी बुद्धि में इसकी बन रही है, लॉजिकल। अगर भाषा इस तरह का मीनिंग बना रही है, प्रोपोजिशन इस तरह का मीनिंग बना रही है, तो पिक्चर थ्योरी सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन अगर नहीं बना रही है तो पिक्चर थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन क्या लैंग्वेज इस तरह का प्रोजेक्शन करती है? तो विटगेनस्टाइन कहते हैं दिस इज द पिक्चर थ्योरी। लैंग्वेज को इस तरह का प्रोजेक्शन करना चाहिए, और लैंग्वेज जब इस तरह का प्रोजेक्शन कर रही है तो वो वास्तविक पिक्चर जो है प्रोजेक्ट कर रही है जगत की।
और वो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं कर रही है तो समझ लेना आपने जो घटक तत्व उसमें यूज किए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं, उस प्रोपोजिशन में जो वर्ड्स यूज किए हैं, वो वर्ड्स आपने कोनोटेटिव यूज किए हैं, डेनोटेटिव नहीं यूज किए हैं। According to Wittgenstein, tautologies and self-contradictories are without meaning in the sense that they contain no information, they do not represent or picture facts. अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बेस पर विटगेनस्टाइन ने कह दिया था कि ये जो ट्रैक्टेटस है बेकार है। कोई भी आप उठा लो आपका ये प्रोपोजिशन, ठीक है, जो कंट्राडिक्टरी हो, जो या तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो या टोटोलॉजी हो। अब इन दोनों प्रोपोजिशंस में वो कहता है कि मीनिंग क्या है, मीनिंग कहां है, क्या इंफॉर्मेशन है इनमें। नहीं, आइडेंटिटी कंट्राडिक्शन आपके तब मीनिंगफुल है जब इसमें कोई फैक्ट एक्सप्लोर हो रहा हो। ये ही वो प्रोपोजिशन है जो काटती है उसके अपने अपने ट्रैक्टेटस की फिलोसॉफी को। सपोज आप कोई मीनिंग डाल लो, आपको टोटोलॉजी बोलो, आपको P implies P, सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस, बस ध्यान रखना सोक्रेटिस में कोई मीनिंग नहीं है। यहां पे इस प्रोपोजिशन को यूज मैं करने की कोशिश करवा रहा हूं आपसे, ये कह के नहीं कह रहा कि सोक्रेटिस में कोई मीनिंग है। जस्ट थिंक सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस वाज ए मैन एंड सोक्रेटिस वाज ए मैन, सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस। लाइक जब मूर कह देता है गुड इज गुड, आई कैन नॉट डिफाइन इट, तो गुड इज गुड में कोई मीनिंग है क्या? ये टोटोलॉजी है। नहीं आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप समझते हो। मैंने कहा सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस, अब पीछे का इज सोक्रेटिस हटा दो, क्या समझ में आया? वही जो इज सोक्रेटिस से समझ में आ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कौन सा मीनिंग दे दिया टोटोलॉजी ने? लाइक P implies P। ये जो विटगेनस्टाइन बातें कह के गया है, इसको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने बहुत गलत समझा, इसलिए उन लोगों की बहुत आलोचना हुई है बाद में, बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया इन चीजों को। वो साफ कह के गया है सोक्रेटिस डज नॉट गिव एनी फैक्चुअल मीनिंग। अगर सोक्रेटिस में मीनिंग है तो उसकी टोटोलॉजी उसी मीनिंग को बता रही है। सिमिलरली कंट्राडिक्शन को सेल्फ कंट्राडिक्शन को देख लो आप। बैचलर्स आर मैरिड तो मीनिंग दे रहा है ना, वो कंट्राडिक्टरी तो है बट उस तरह से नहीं जुड़ रहा ना। बैचलर्स आर मैरिड, बैचलर्स आर नॉट बैचलर्स, ये कह सकते हैं आप। हमें शब्द वे रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। P डॉट P डॉट डिनाइल ऑफ P implies P। बैचलर्स आर नॉट बैचलर्स, तो ये दोनों ही प्रोपोजिशन कोई मीनिंग नहीं देती हैं, और जब ये मीनिंग नहीं देती हैं तो फिर इनका कोई अर्थ नहीं। आपको लगता है बिल्कुल मीनिंग है, जैसे मैंने कहा सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस शब्द में कोई मीनिंग है। क्लियर? ओके। अब सोक्रेटिस शब्द में कोई मीनिंग है तो उसका एक्सटेंशन जब हम कह रहे हैं इज सोक्रेटिस टोटोलॉजी में, तो टोटोलॉजी बनके उसने क्या दे दिया आपको? दैट्स बस। इसी तरह से सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती है, इसी तरह से टोटोलॉजी होती है, वो कोई मीनिंग नहीं देती हैं, वो खुद का ही रिपीटेशन करती हैं या खुद का ही काट देती हैं। भाई टोटोलॉजी कितना भी बोलोगे आप, जब वो आपको कुछ मीनिंग नहीं देता इसलिए मतलब ये तो बाद में पता लगता है ना। लेकिन आप ये तो सोचो कि जितने भी एनालिटिकल फिलोसोफर थे वो तो जिद पे अड़ गए थे कि टोटोलॉजी प्रूव हो तभी मीनिंगफुल है। आप ये कैसे कह रहे हो कुछ मीनिंग नहीं देता तो टोटोलॉजी? ये तो विटगेनस्टाइन कह रहे हैं आके। भाई विटगेनस्टाइन से पहले वाले तो मानते चले आ रहे थे कि मीनिंग ही टोटोलॉजीज में है, सत्य ही वो होती है। क्या? हाँ, इस बात को तो समझो।
ये एनालिटिकल प्रोपोजिशन हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, तो ये टोटोलॉजी है, ये कहना चाह रहे हो आप? ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, बाकी लोग भी समझना इसको। रोज इज रेड, व्हाट इज टोटोलॉजी? टोटोलॉजी मीन्स टू से प्रेडिकेट विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। टोटोलॉजी वो होगी जो हमें सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेगा और प्रेडिकेट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। आप इस चीज को, अंतर को समझना। अगर ये क्वेश्चन अभी भी है तो अभी भी विटगेन्स्टाइन थोड़ा दूर है। रोज इज रेड, मैंने रोज कह दिया और इज रेड को हटा दिया, आपको रेड समझ में आ गया? मैं भी आपको समझ, चलो मान लिया आ गया भाई, मान लिया आ गया, लेकिन रोज को हटा दो, इज रेड, अब रोज समझ आया क्या? दोनों ने आइडेंटिफाई किया एक दूसरे को? नहीं किया। रोज इज रेड, पिलो इज रेड, रेड किसी के साथ भी लगा दो, कतई आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ये ट्रेडिशनल एनालिटिकल प्रोपोजिशंस की डेफिनेशन थी जो कांट और लाइबनिज देते हैं कि प्रेडिकेट एक गुण हो सकता है, जो कि सोक्रेटिस और प्लेटो से निकल के आता है कि प्रेडिकेट एक गुण है। प्लेटो कहता है कि प्रेडिकेट और गुण है, और गुण को वो सामान्य बोलता है, जिसको बाद में अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है। लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट में इनहेरेंट होता है, पहले से समाहित होता है, तो प्रोपोजिशन एनालिटिकल है। वो एनालिटिकल हो सकती है ट्रेडिशनल सेंस में, मॉडर्न सेंस में भी वो एनालिटिकल हो सकती है या नहीं होती है, क्योंकि एनालिटिकल फिलोसोफर्स ने तुरंत डिनाई कर दिया, दिस इज नॉट एनालिटिकल। एनालिटिकल वही है जहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे को 1 to 1 आइडेंटिफाई करें, और 1 to 1 तभी हो सकता है जब रोज इज रोज होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो टोटोलॉजी हो जाती गुण के कारण, तो मूर गुड इज गुड नहीं कहता, गुड इज गुड, गुड इज प्लेजरस कह देता, गुड इज हैप्पीनेस कह देता। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट में गुण की तरह से होना एनालिटिकल नहीं बनाता उसको एनालिटिकल फिलोसफी की सेंस में, क्योंकि एनालिटिकल फिलोसफी मैथमेटिकल फिलोसफी, और मैथमेटिकल फिलोसफी मीन्स टू से 4 इज इक्वल टू 2 + 2, और इनमें से किसी भी एक को हटा दो, दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है। 4 कहते हैं 2 + 2 इज आइडेंटिफाइड, 2 + 2 कहते हैं 4 इज आइडेंटिफाइड, इक्वल इज अ रिलेशन। इज इट क्लियर? दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये चीज समझ के चलना, ये डिस्टिंक्शन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ये तो मैंने शायद मूर के दौरान जब पढ़ाया था उसी दौरान ये चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये रिलेशन 1 to